आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हफ्ते भर के बाजार के हिसाब से आने वाले वक्त में आपको कहां कहां रखनी है नजर, आने वाले हफ्ते में आखिर कौन से ट्रिगर्स होंगे जो कि बाजार में बहुत अहम फैक्टर निभाएंगे। इसके साथ ही वो कौन कौन सी बड़ी घटनाएं या बड़ी खबरें होंगी जिन पर निगाह रहेगी, कौन कौन से इवेंट्स होंगे जिन पर हम निगाह रखेंगे और इसके साथ ही बाजार को हम भांपने कोशिश करेंगे। याद रखिए, हम यहां पर आपसे कह रहे हैं कि हम भांपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार पर किसी तरह का पूरे हफ्ते का आगे का ओवरव्यू बनाना उतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत अहम जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से हम आगे आपके सामने तमाम आंकड़े और फैक्ट्स के हिसाब से ये कोशिश करेंगे समझने की बाजार यहां से कहां जाएगा। और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट निमेश ठाकर साहब हैं और उसके साथ ही मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट आदित्य अरोड़ा साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा अपनी सहयोगी प्रियंका का, और उनसे हम जरा समझते हैं कि बाजार जो है वो अगर हम इस पूरे महीने देखें तो वो किस तरह का बाजार का बर्ताव रहा। और प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर सीरीज की, जिसकी इतनी धमाकेदार शुरुआत हुई है, तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो ही जाता है। फिर भी जो ट्रेंड्स हैं, जो डेटा है, वो क्या कहते हैं? देखो प्रशांत, देखिए पहली बात तो ये थी कि सितंबर मंथ में ना हमेशा हिस्टोरिकल डेटा थोड़ा वीक रहता है, हालांकि लेकिन इस बार क्योंकि आपने वो जो इंपॉर्टेंट लेवल यानी ऑल टाइम हाई कुछ हुआ, इसलिए सितंबर मंथ को अलग तरह से देखा जा रहा है। पर अगर मुझे यहाँ पर डेटा पॉइंट शेयर करना हो जो सितंबर मंथ के लिए रहा या फिर पूरे क्वार्टर के लिए, क्योंकि क्वार्टर भी खत्म हुआ है, सेकंड क्वार्टर भी खत्म हुआ है, उसकी अगर आप बात करें तो वहां पर आप निफ्टी ने मंथली गेन्स सिर्फ 2% रहे हैं और 2.3% आपका पूरे क्वार्टर में रहा है, क्योंकि सितंबर में आपने देखा नीचे की तरफ रहा बाजार। लेकिन मिड कैप स्पेस ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। आप इनफैक्ट मंथली बेसिस पे भी बात करें तो मिड कैप रिकॉर्ड हाई पे रहा, 6 स्ट्रेट मंथ था ये। और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे कहें तो लगभग 13% का रिटर्न आपको मिड कैप स्पेस से देखने को मिला है। निफ्टी की चलिए पहले बात करते हैं और सेक्टर्स भी बात करेंगे कौन कौन से स्पेसेस में। पीएसयू बैंक्स पिछले 2 क्वार्टर से कहीं ना कहीं सबड्यूड थे, लेकिन इस क्वार्टर में पीएसयू चले हैं और पीएसयू बैंक्स में मिड कैप पीएसयू बैंक्स ने ज्यादा आपको प्रदर्शन अच्छा दिखाया। इनफैक्ट आप पीएसयू बैंक्स में बात करें, टॉप सेक्टोरल गेन्स जो थे वो आईओबी जैसे काउंटर थे, सेंट्रल बैंक जैसे काउंटर्स रहे। और इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स इस पूरे क्वार्टर में बात करें तो लगभग 28% का गेन इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और आईओबी, सीबी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी आपको मूव देखने को मिली। फार्मा इंडेक्स, आज आपको पता होगा कि क्योंकि ग्लेनमार्क, ल्यूपिन और ओरो फार्मा, इनकी वजह से आपको पूरा निफ्टी फार्मा में भी अच्छी मूव देखने को मिली। लेकिन मंथ ऑन मंथ आप देखें तो फार्मा इंडेक्स में भी आपको तेजी देखने को मिली है। 7th स्ट्रेट मंथ है फार्मा का जब आपको यहां तेजी देखने को मिल रही है। और मेजरली एक ही दिन में आज जो एक्चुअली कवर अप किया फार्मा स्पेस में, ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स में 10%, ग्लैंड फार्मा में अच्छी खासी मूव जो नीचे से देखने को मिली है, ल्यूपिन ने पार्टिसिपेट किया है। तो फार्मा स्पेस आप दूसरा बड़ा इंडेक्स सेक्टर देखेंगे जहां पर मूव देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स, इनफैक्ट वहां पर आप बात करें तो वो चौथा ये रहा है जहां थोड़ी सी मूव देखने को मिली है। और अगर आप रियल एस्टेट को देखें, रियलिटी इंडेक्स को देखें तो इस सेकंड ऐसा क्वार्टर है जहां पर एडवांस देखने को मिले हैं। ऑटो इंडेक्स की बात नहीं भूलें, क्योंकि ये जो चर्निंग लगातार हम बाजार में देख रहे हैं, सितंबर मंथ में एटलीस्ट ऑटो इंडेक्स ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया ऑटो इंडेक्स। लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे आप देखें तो वहां पर बड़े परफॉर्मर्स कौन से थे? टीवीएस मोटर जैसे काउंटर से, भारत फोर्ज जैसे काउंटर थे, यानी फिर से मिड कैप स्पेस से। तो आपको एक अगर ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई करना है क्वार्टर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो फिर से आपको वो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी मूव, डिस्पाइट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी हैमरिंग भी हुई है। इनफैक्ट सितंबर में जो आपने हैमरिंग देखी है, जो बाजार में गिरावट शुरू हुई, वो मेजरली आपको मिड कैप स्मॉल कैप में देखे, लेकिन क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा तो बना है। तो पीएसयू इंडेक्स जिसने ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में परफॉर्म किया है अच्छा, अब अर्निंग से भी अच्छी उम्मीद है पीएसयू बैंक्स की, और इसलिए आप देख रहे हैं कि इस पूरे क्वार्टर में 28% लगभग पीएसयू बैंक चले हैं, 17% लगभग इस महीने में पीएसयू बैंक चले हैं। ऑटो इंडेक्स में आप और फार्मा इंडेक्स आप बात करें, वहां ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क, इन सब से आपको अच्छी मूव देखने को मिला है। लगातार कहा रहे टॉप सेक्टोरल लूजर अगर आप बात करें तो वहां पर निफ्टी, एफएमसीजी, पैक, क्वार्टर की बात कर रही हूँ, वहां पर ये टॉप सेक्टोरल लूजर रहा है। और मेजरली ड्रैग डाउन जो है वो आपका ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक से देखने को मिला है। सो ओवरऑल
ये ट्रेंड रहे आपके इस मंथ के और इस क्वार्टर के भी? मिड कैप वाज द शाइन ऑफ द क्वार्टर। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि हमने ये भी देखा इस पूरे बाजार के ट्रेंड में, जहां पर हमने प्रेशर भी देखा, कि एक चीज जो बड़ी अच्छी रही बाजार में, कि बाजार में अगर प्रेशर कहीं से आया तो पूरे इंडेक्स पे प्रेशर होने के बावजूद हम, जैसे आपने जिक्र किया फार्मा की बात की, आपने बात की रियल्टी सेक्टर्स की, आपने बात की आईटी सेक्टर की, हालांकि आईटी सेक्टर पे प्रेशर हमने साफ तौर पर देखा, और खास तौर पे जो पीएसयू बैंक्स हैं वहां पर हमेशा एक चमक बरकरार रखी, जिसकी वजह से बाजार में एक बेहतरी नजर आई। बहुत बहुत क्या करेंगे प्रियंका आपका इस खास विश्लेषण के लिए। और चलिए जरा शो में अब अपने दोनों खास मेहमानों को शामिल करते हैं। निमेश और आदित्य, आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा बताएं कि जिस तरह से अक्टूबर सीरीज की शानदार शुरुआत हुई और बाजार में अगर हम इस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं, आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप वीक शुरू हो जाएगा, फेस्टिव सीजन का आगाज हो ही चुका है, और इन सब चीज़ों को बड़ी आशावादी तरीके से देखा जा रहा है। फिर अगले हफ्ते बाजार को आप किस तरह से भाप रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने जैसे बोला, बिल्कुल आशावादी उम्मीदों के साथ नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखा जा रहा है। तो प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो काफी पॉजिटिव आज प्राइस एक्शन देखने को मिला। 19,500 एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट है बाजार के लिए। साथ में ही 19,500 पे हैवी पुट देखने को मिली, मतलब पुट राइटर का आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिला कि ये लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा, बुल्स के साइड से बेयर्स हावी नहीं हो पाएंगे, और वो हुआ। बाजार ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। हालांकि लीडरशिप बैंकिंग स्टॉक से ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में मेजर कंपोनेंट जो एचडीएफसी बैंक है उसमें भी बॉटमिंग आउट पैटर्न्स बन चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक और पूरा अक्टूबर एक्सपायरी कुड बी ऑन अ हायर नोट, बिकॉज एफआईएस का भी काफी शॉर्ट बिल्टअप है बाजार में। अभी इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि बाजार को वो ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे। दूसरा, अगर ग्लोबल मार्केट में रिकवरी देखने को मिले तो बाजार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब ग्लोबली डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो रहा है, तो फिर अक्टूबर एक्सपायरी और नेक्स्ट वीक एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, थोड़ी तेजी की तरफ रुझान रखना चाहिए, तो ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, तो नजरिया सकारात्मक, अगले हफ्ते के बाजार को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आशा नजरों से एक्सपर्ट देख रहे हैं। और निमेश, इस आशा भरे बाजार में फोकस करना होगा निफ्टी फार्मा पे, फार्मा स्टॉक्स पे। पॉजिटिव कमेंट्री आई यूएस एफडीए से और उसका असर नजर आया, और इन सब के बीच में हमने देखा कि पिछले काफी वक्त से जो फार्मा सेगमेंट है, फार्मा स्टॉक्स हैं, वहां पर जो है वो एक बेहतर संकेत मिले, बेहतर रैली बहुत सारे स्टॉक्स ने दिखाई। अब अगर इस सेगमेंट पर फोकस करें और यहां पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को आपको देखना हो, तो आपका नजरिया क्या बन रहा है? डेफिनेटली देखिए, फार्मा स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने से पहले स्टार्टिंग में जैसे प्रियंका ने एक डेटा पॉइंट रखा था, और आपने जैसे एक पॉजिटिव मंथ की शुरुआत की एक आस लगाई, वो आस को मैं एक डेटा के साथ जो है वो अटैच कर देना चाहता हूँ। एक 2011 से लेके 2022 तक पिछले 12 साल के अंदर अक्टूबर मंथ के अंदर निफ्टी ने ओनली 2 इयर्स जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी हर बार अक्टूबर मंथ के अंदर निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो है वो एक उम्मीद बना के रख सकते हैं कि अक्टूबर मंथ वुड बी अ बेटर फॉर बुल्स। अब फार्मा की बात करें तो फार्मा सेक्टर के अंदर डेफिनेटली जैसे यूएसएफडीए ने कहा कि जो लोग कंपनियां अच्छी कर रही है उसको हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे। मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट्स है, क्योंकि पहले भी अगर देखिए 2018 से पहले जब भी यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन आता था, काफ़ी मार पड़ती थी कंपनियों को, और जो कंपनी अच्छी करती थी उसको भी सेम पनिशमेंट मिलती थी, और जो कंपनी बुरी मिस कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ अच्छी नहीं होती थी वहाँ पर भी तो रिस्ट्रिक्शन आना ही था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऑल ओवर कंसेंसस जो बने हैं वो एक पॉजिटिव बने हैं। और जिस तरह से केमिकल प्राइस के अंदर ज़्यादातर एक पीआई के अंदर हम लोगों ने एक चाइना के अंदर जो कुछ भी एक प्राइस के अंदर करेक्शन आया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ग्रेजुअल रिकवरी
मोड जो है वो फार्मा सेक्टर के अंदर है, और जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा मूवमेंट, जिसका एक्सपोजर ज़्यादातर अमेरिका की तरफ है, वो कंपनियों में ज़्यादा रिकवरी आने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा है। तो फिलहाल व्यू जो है फार्मा के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एपीआई सेगमेंट के जहाँ पर काफ़ी हिट हुआ था, वहाँ पर हम लोग जो है वो ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल सकती है, ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी पहलुओं पर हम चर्चा अपने एक्सपर्ट से करेंगे, और यही वजह है कि जो बातें हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं उनको बहुत ध्यान से आपको सुनना और समझना होगा। ये आपकी एक तरह से खास तैयारी, एक तरह से क्रैश कोर्स कह लीजिए, अगले हफ्ते के बाजार में कहाँ नजर रखनी है उसे आपकी कराएंगे। और वैसे अगले हफ्ते बाजार में नजर रखनी कहाँ है, ये जरा ब्यौरा हम देंगे आपको। हमारे साथ हमारी सहयोगी वामाक्षी जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताएं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम एक डोमेस्टिक इवेंट के साथ। इंडिया का रेट डिसीजन है आरबीआई की तरफ से, ये आएगा और डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बनेगा अक्टूबर 6 को, जो हमें ज़रूर ट्रैक करना होगा। इसके अलावा S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएगा इंडिया के लिए अक्टूबर 3 को। US, UK और यूरोजोन के लिए भी ये डेटा एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते। अक्टूबर 1 को हमारी नज़र होगी ऑटो सेल्स के नंबर्स पर। काफ़ी सारे कंपनीज अपने बिक्री के आंकड़े पेश करेंगे, और इसी के चलते अगर हम देखेंगे अक्टूबर 3 को सारे ही ऑटो शेयर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो CRM सिल्क मिल्स फोकस में रहेगा। कंपनी का जो बाय टेंडर ऑफर है वो बंद होने वाला है। स्पंदना स्फूर्ति भी फंड रेजिंग को लेकर फोकस में रहेगा। बजाज फाइनेंस खास करके अक्टूबर 5 को उनकी फंड रेजिंग पर बैठक होने जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। प्राइमरी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड की लिस्टिंग होने जा रही है अक्टूबर 3 को, तो इस पर भी हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा उसी दिन पर वेलिएंट लेबोरेटरीज लिमिटेड का जो IPO है वो बंद हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। अक्टूबर 4 को JSW इंफ्रा पर फोकस करेगा, इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। और प्लाजा वायर्स का जो IPO है वो बंद होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए अक्टूबर 5 को। इसके अलावा कुछ दूसरे इवेंट्स है, ECB की मॉनिटरी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस है, ये होने वाली है अक्टूबर 4 को। और आखिर में सारे ही जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी खबर है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने वाला है अक्टूबर 5 से। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए वामाक्षी आपका। अगले हफ्ते कहाँ नज़र रखनी है, कौन कौन से इवेंट्स हैं, उसके बारे में ब्यौरा दे रही थी वामाक्षी। चलिए आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम को अब चूंकि हम सितंबर को एक तरह से रिव्यू भी कर रहे हैं, और हमने देखा कि थोड़े कुछ सेशंस निकाल दिए जाएं, कुछ दिन निकाल दिए जाएं, तो IT स्टॉक्स पर एक लगातार दबाव बना रहा। अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो IT स्टॉक्स में इस करेक्शन को या इस गिरावट को बहुत नज़दीकी तौर पे देख रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव होगा आपको, और कौन कौन से फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह का प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है IT स्टॉक्स पे? देखिए प्रशांत जी, सबसे बड़ा फैक्टर IT कंपनीज के लिए रहता है करेंसी। और आप देखें तो रिसेंटली डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, 2 दिन से खासकर डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर में, और INR एप्रिशिएट कर रहा है। तो 2 दिन में TCS भी काफी करेक्ट हुआ है, तो वो एक बड़ा फैक्टर बन रहा है जो IT के लिए हेडविंड्स क्रिएट कर रहा है। और अगर आप देखें तो बेस्ट टाइम ऑफ द सेक्टर इज बिहाइंड अस। मैनेजमेंट से कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट्री नहीं है और कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक नहीं है। एसेंशियल का आपको आउटलुक देखने को मिला, बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर में पेसिमिज्म बना हुआ है, कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है। अब ये सेक्टर कैश काउ की तरह है, इसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटीज कम है, जैसे कि 2020 से 21 अक्टूबर तक देखने को मिली, जहां पे स्टॉक्स 5 to 10x हो गए। अभी वैसा माहौल नहीं चल रहा, अब ये स्टेबल स्टॉक्स की तरह है जिसमें 10 to 20% CAGR साल में देखा जा सकता है। तो रेंज बाउंड प्ले खेला जा सकता है IT स्टॉक्स में, ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा उन प्लेयर्स की बात करते हैं, उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिन्होंने इस तरह का प्रदर्शन दिखाया जिसके बारे में नजरिया कह सकते हैं बदल दिया, और उनमें से एक स्टॉक है NTPC। लगातार अगर हम निवेश इसको
समझना चाहें एनटीपीसी को, एक वक्त था, मुझे याद है कि एक आम धारणा थी सरकारी स्टॉक्स को लेकर, खासतौर पे एनटीपीसी और एनटीपीसी जैसे बाकी स्टॉक्स को लेके कि इसमें आप कितना भी लंबे समय तक बने रह जाइए, वो रिटर्न आपको नहीं मिलने वाले हैं जिस तरह की बाकी स्टॉक्स में होते हैं। लेकिन ये धारणा एनटीपीसी ने बदली है। अब जब हम इसे एक बड़े प्लेयर के तौर पे, एक बड़े गेनर के तौर पे देख रहे हैं, हर दिन एक नई इबारत ये लिख रहा है, फिर अब यहां से इसको रिव्यू करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। बताएं किस तरह का नजरिया आपका बनता है? देखिए, एक एनटीपीसी नहीं, पूरे गवर्नमेंट सेक्टर की, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सबकी जो है वो परफॉर्मेंस ड्रिवन, पहले गवर्नमेंट है जो अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखती है और फिर बाद में सभी कंपनियों का जो परफॉर्मेंस ड्रिवन मॉडल है ये अभी अप्लाई स्टार्ट हो गया है। तो जो कोई भी काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट वहां पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और परफॉर्मेंस जो है वो कंपलसरी देना पड़ गया है। देखिए, अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें तो ऐसे बिजनेस मॉडल में काफी मोनोपोलिस्टिक जो है वो बिजनेस मॉडल रहता है। कहीं कहीं की जगह पे ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट कंपनियों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, और बट ओनली द क्वेश्चन यही था कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहे थे क्योंकि इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं था। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक टॉप मैनेजमेंट से परफॉर्मेंस ड्रिवन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे ही आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि और बेटर परफॉर्मेंस की हम लोग उम्मीद कर पाएंगे एज ए शेयर होल्डर। और वेल्थ क्रिएशन, जब तक ऐसा कहा जाता था कि गवर्नमेंट कंपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर रही है, उसमें काफ़ी कंपनी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे HAL है कि जहाँ पर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की है इन्वेस्टरों की, ऐसे भी सभी ये सब कंपनियों के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि अगर वैल्यूएशन के वाइज देखें तो अभी स्टॉक 13 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट CAGR देखा तो अराउंड 90% के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ की जो है वो चांसेस दिख रहे हैं। बट फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्रेश एंट्री के लिए ये लेवल नहीं है। स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आए अगर अराउंड 220 या 200, तो वो लेवल के आसपास जो है वो बेस्ट बाय बन सकता है। तो फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये लेवल पे बाय करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ये काउंटर के अंदर अपनानी चाहिए। तो ये नजरिया बड़ा आवश्यक था। और चलिए अब अपने एक खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है कमाई का VIP सेगमेंट। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी नजर कहां है? प्रशांत जी, देखिए मैंने 2 स्टॉक चुने हैं, एक फाइनेंस के फील्ड से और एक ऑटो सेक्टर से। तो जियो फाइनेंस जो नया किड ऑन द ब्लॉक है, नया लिस्टेड स्टॉक है रिलायंस ग्रुप का, वहां पे काफी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है। बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली लिस्टिंग के बाद, अभी एक अच्छा अप ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है, तो इसको बाय किया जा सकता है 231 में। 210 का रहेगा स्टॉप लॉस और 270 से 310 का रहेगा टारगेट। सेकंड स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो सेक्टर का दिग्गज, उसे 3055 में बाय किया जा सकता है। 2915 का रहेगा स्टॉप लॉस और 3300 से 3400 का रहेगा टारगेट। ठीक है, तो यहां पर आपको जियो फाइनेंशियल और हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखनी है। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे और निमेश बताएं आप क्या रेकमेंड करेंगे? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यानी केम्स को बाय रिकमेंड करने की सलाह देता हूँ। देखिए, जिस तरह से कंपनी ने अगर बिजनेस पोजीशन देखे तो 2 ही RTA है, केम्स और कार्वी, और जिसके अंदर 70% ऑफ AMC जो है वो केम्स के साथ जुड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की साइज हम लोग देख रहे हैं कि 46 लाख करोड़ के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। और जिस तरह से न्यू फोलियोज आ रहे हैं, न्यू बिजनेस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी जो है काफी अच्छा करने की उम्मीद है। और सेकंड थिंग, अगर हम लोग आने वाले दिनों में मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है ये मार्केट के अंदर। मुझे लग रहा है कि ये 2500 के लेवल के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। तो इसलिए 2400 के स्टॉप लॉस से मैं ये काउंटर को बाय रिकमेंड करता हूँ। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आने वाले 3 से 4 महीने में 2750 का टारगेट प्राइस केम्स इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए केम्स को मैं बाय रिकमेंड करता हूँ।
ठीक है, तो ये है कैंप्स पर राय आती हुई निमेश जी की ओर से। निमेश जी और आदित्य, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत शो में जुड़ने के लिए, खास विश्लेषण के लिए। फिलहाल यहाँ पर इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आज से अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हो गई है। सितंबर सीरीज बाजार के लिए मिली जुला रहा। निफ्टी सितंबर के निचले स्तर से करीब 100 अंक चलने के बाद नए शिखर पर पहुंचा, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में बाजार पर खासा दबाव देखने को मिला। अब अक्टूबर सीरीज पर नजर है। इस सीरीज में बाजार का प्रदर्शन आमतौर पर कैसा रहता है, इस पर हमारे सहयोगी अंश ने खास रिसर्च की है, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, तो ये एक सीजनैलिटी बेस्ड स्टडी है। इसमें पिछले 10 सालों का डेटा हमने गैदर किया है अक्टूबर महीने का, और इसके हिसाब से कई इंडाइसेस है जिन्होंने पिछले 10 सालों के अक्टूबर महीने में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी ने पिछले 10 सालों के अक्टूबर में 9 में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप इंडेक्स ने एक अच्छा परफेक्ट रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों के हर अक्टूबर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने भी सारे अक्टूबर्स में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बस PSU बैंक इंडेक्स वॉलेटिलिटी के वजह से 10 में से 8 अक्टूबर में पॉजिटिव रिटर्न दिखे हैं। अब देखते हैं इंडाइसिस ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों के अक्टूबर महीने में। एवरेज टर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप टेबल में देख सकते हैं कि निफ्टी ने अक्टूबर में एवरेज 2.9% रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है 3.3%। लेकिन असली चमत्कार तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में किया है, जहां पर हम रिटर्न 5 to 9% की रेंज में देख रहे हैं। अंत में अगर हम F&O स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पर ICICI बैंक ने अक्टूबर में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। 10 में से 10 पॉजिटिव क्लोजेस दिए हैं। 11.5% का एवरेज अक्टूबर मंथली रिटर्न भी हासिल किया है। इसके साथ साथ स्टील अथॉरिटी, मनप्पुरम फाइनेंस, NMDC और SBI ने भी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों के अक्टूबर महीने में। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।